जय हिंद। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये आईएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट लेसन है जिसे महात्मा गांधी जी ने लिखा था। आईएससी सेकेंड ईयर के इस सीरीज में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को लिए हैं और इसी चैप्टर से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस लाइन बाय लाइन इस स्टोरी को आप पढ़ सकते हैं, इसका मीनिंग समझ सकते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये हमारी पूरी सीरीज जिसमें हम फर्स्ट लेसन से लेकर के पूरे लेसन तक, यानी कि पूरे लेसन की अगर बात करें तो ये मैरिज प्रपोजल तक, जो कि एंटन चिकाउ ने लिखा है, ये प्रोज सेक्शन और फिर स्वीटिश लव आई डू नॉट गो से लेकर के माई ग्रैंडफादर हाउस, ये पोएट्री के लेसन तक हम कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्हें आईएएस सेकेंड ईयर का एग्जाम देना है अगले साल, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सभी हमारे सीरीज के जितने भी वीडियोज होंगे। तो चलिए चलते हैं और देख रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में महात्मा गांधी जी ने अपने विचारों को किस प्रकार से प्रकट किया है। इसमें हम देखेंगे महात्मा गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में अपनी क्या सोच प्रकट की है, इस स्टोरी के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो मेरे सभी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जाम देने वाले परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि ये जब मेरा वीडियो देखें तो एकदम शांत होकर के, फ्री होकर के हेडफोन लगा लें और अच्छे से इस टॉपिक को समझें, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं और देख रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहां पर लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इनका जन्म 1869 में हुआ था और जो इनका मतलब स्वर्गवास हुआ, मृत्यु हुआ, वो 1948 में हुआ था। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कॉमा है, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी का जीवन लीला जो था वो 1869 से लेकर के 1848 तक चला। इसी बीच इन्होंने अपने, ये इनके जीवन के कालखंड है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, पॉपुलरली नोन एज बापू। अच्छा, पॉपुलरली का मतलब यहाँ पर देख लेंगे। पॉपुलरली का मतलब यहाँ पर होता है कि उनको मतलब ज्यादातर लोग इसी रूप में जानते थे, वो प्रचलित थे। कौन? महात्मा गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। नन एज बापू, यानी कि उन्हें लोग प्यार से बापू भी कहते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बापू उनका उपनाम था। बापू उनका उपनाम था किसका? मोहनदास करमचंद गांधी का, जिनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और द फादर ऑफ द नेशन। अच्छा, बापू तो लोग कहते ही थे, उन्हें भारत के राष्ट्रपिता भी कहते थे, यानी राष्ट्रपिता कहते थे। was more a spiritual leader than a politician। अच्छा, वो इससे अलावा मतलब कि बापू फादर ऑफ द नेशन के अलावा वह क्या थे, तो उनका एक अपना व्यक्तित्व था। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जब महात्मा गांधी जी का डेथ हुआ, जब वो मरे, तो उन्होंने एक शब्द बोला था, हे राम। तो आप इस तरीके से, और उन्होंने समय समय पे रामायण के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें, अपने विचारों को प्रकट किया है। तो वह न कि एक नेता थे, नेता मतलब वह होता है, जैसे आप लोग अभी देख पा रहे होंगे कि हमारे जितने एमपीज हैं, प्रधानमंत्री हैं, जैसे आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो श्रीमान नीतीश कुमार जी हैं, लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं। तो ये क्या है? बिहार के नेता है। चिराग पासवान जी हैं, ये लीडर हैं। लेकिन अगर स्पिरिचुअल लीडर की बात करें, यानी कि लीडर वह होता है
जो लीड करता है, समाज को लीड करता है, और सत्ता के लिए वह अपने जो है वो बुनता है, जाल बुनता है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लीडर का कार्य बिल्कुल ही लीडर से अलग होता है। स्पिरिचुअल लीडर वह होता है जो धर्म के बारे में बताए, लोगों को धार्मिक शिक्षा दे, वह स्पिरिचुअल लीडर होता है। तो वह स्पिरिचुअल लीडर तो थे ही, साथ में पॉलिटिशियन भी थे, यानी स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे, पॉलिटिशियन कम थे। ही स्टार्टिंग उनका जो था, ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने अहिंसा को और सच्चाई को, यानी कि सत्य और अहिंसा, जो उनका मुख्य जो थीम था जीवन का, उन्होंने इसी चीज को, यानी सत्य और अहिंसा को अंग्रेजों के खिलाफ भारत को आजादी दिलाने में मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इस लाइन का ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज, मतलब डी लग गया शब्द में, तो आप समझ सकते हैं ये पास्ट टेंस में चला गया। तो पास्ट में ये बातें हो रही हैं कि उन्होंने किया था, क्या किया था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश वेपन, अगेंस्ट द चीफ वेपन, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब उन्होंने चीफ वेपन के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किया, ट्रुथ का इस्तेमाल किया, और जिससे क्या हुआ? भारत को हेल्प्ड हुआ, मतलब उस समय मदद हुआ। क्या चीज के लिए मदद हुआ? इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, इंडिया गेन किया, गेन मतलब पाना होता है, तो गेन किया इंडिपेंडेंस को, स्वतंत्रता को गेन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता पकड़ा। किसने? महात्मा गांधी जी ने। आप लोगों को अगर ये समझ में आ रही है तो कमेंट करते जाइएगा कि हाँ ये समझ में आ रही है। एक एक लाइन पे हम पूरे अच्छे से आपको बताएंगे, इसलिए मेरे सभी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से इस सभी लेसन को और सभी लाइन बाई लाइन हमारे बताए हुए जितने भी टॉपिक्स हैं इनको टैकल कीजिएगा, ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से एग्जाम में लाएं। और जब रिजल्ट लाएं तो कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ हमारा इंग्लिश में इतना नंबर आया। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। फ्रॉम 1915, यानी कि 1915 से टिल तक 1948, 1915 से 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। अब आप यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। 1915 से 1948 के बीच में इन्होंने पूरी तरीके से भारतीय राजनीति को डोमिनेट किया। डोमिनेट करने का अर्थ क्या है कि भारतीय राजनीति ये आगे चलते थे और भारतीय राजनीति इनसे पीछे चलती थी, यानी कि इन्होंने लीड किया, एक तरह से कह सके तो समाज को, देश के जितने भी आंदोलन थे, इस एरा के बीच में कोई दूसरा उस तरह का पर्सन इनके कद काठी का, इनके विचारों का, इनके योग्यता के स्तर का नहीं हो पाया। उस या तो हम पब्लिक स्तर पे कह सके या हम कह सके कि सरकार के स्तर। सरकार कहे तो उस समय ब्रिटिश रूल, सरकार तो वही थी, ब्रिटिश रूल ही थी। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। ही डैड वह मरे एट द हैंड्स ऑफ, किसके हाथों मरे? ऑफ ए फैनेटिक, मतलब वह कट्टरवाद के हाथों मरे। कब मरे? ऑन 30 जनवरी 1948, यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वह एक कट्टर के हाथों हुई थी, और वह मरे थे कब? 30 जनवरी 1948। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये एक पूरा उनका मृत्यु का डेटा है कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को। समझ में आ रहा होगा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि मेरा जो है सत्य के साथ मेरा प्रयोग,
माई मतलब मेरा, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, विथ मतलब के साथ, और ट्रूथ मतलब सत्य, यानी कि मेरा सत्य के साथ प्रयोग, ये उनका ऑटोबायोग्राफी है। स्टूडेंट्स, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेकेंड ईयर फर्स्ट लेसन में है। आपको अगर ये पूछा जाए कि इंडियन सिविलाइजेशन मतलब महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी क्या है, उस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो आपको कहना होगा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आई रिपीट वंस अगेन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये आपका मतलब यानी कि महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। एंड द न्यूमरस आर्टिस्ट एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और उन्होंने न्यूमरस आर्टिकल एक लिखा था, न्यूमरस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था, न्यूमरस मतलब कि ऐसे नंबर मतलब क्या होता है, संख्या, और न्यूमरस मतलब अनेक प्रकार के, उन्होंने बहुत प्रकार के आर्टिकल्स, देखिए आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, एक तो आर्टिकल का लेख होता है, आर्टिकल मीन्स लेख, एक आर्टिकल मतलब अनुच्छेद होता है दूसरा, और एक आर्टिकल मतलब समान होता है। मेरे सभी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स, आप लोग इसे चेक कीजिएगा, आर्टिकल तीन प्रकार के हैं, आर्टिकल मतलब लेख, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, आर्टिकल में समान, और फिर एक आर्टिकल होता है जो इंग्लिश में आपको चैप्टर है। तो आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था किसके लिए, यंग इंडिया के लिए। अच्छा, यंग इंडिया क्या थी, तो उस समय एक पत्रिका चलती थी यंग इंडिया नाम की, जिसमें इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे थे, एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड, और उसमें से उन्होंने जो भाषण दिया था, ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेशन, बहुत तरह के अलग अलग अवसरों पे उन्होंने जो भाषण दिया था, किसने, महात्मा गांधी जी ने, रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, उन्होंने क्या किया था, भाषण जो दिया था वो, उससे उन्होंने अपने विचारों को रिवील करना, मतलब क्या होता है रिवील करना, मीन्स आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा मेरे स्टूडेंट्स, और जो मीनिंग मैं बोल रहा हूं आप लोग इसे लिखिएगा, ठीक है। रिवील मतलब क्या होता है, प्रकट करना, ओकेशन मतलब अवसर होता है, ओकेशन मीन्स क्या होता है, अवसर होता है, रिवील मतलब प्रकट करना होता है, यानी कि स्पीच जो उन्होंने दिया था वह उन्हें बहुत सारे अवसरों पे अपने रिवील यानी प्रकट किया था, विथ हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, जबकि उन्होंने एक मतलब एक शुद्ध विचारक के तौर पे ही नहीं उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया था, बट आल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस, जबकि उन्होंने मतलब उन्होंने सिर्फ ओरिजिनल थिंकर के तरह से उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया था, बल्कि ग्रेट मास्टर ऑफ जेस्ट, यानी पवित्रता के साथ उन्होंने अपने विचारों का प्रकट किया था, ठीक है ना, थिंकर के तरह ही नहीं, पवित्रता के साथ उन्होंने अपने विचारों का प्रकट किया था। आइडियोमैटिक इंग्लिश, आइडियोमैटिक इंग्लिश का अगर हम बात करें तो जिसमें आइडियोमैटिक इंग्लिश में मतलब मुहावरे वाले इंग्लिश में, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, उद्धृत है मतलब उससे जुड़ा हुआ है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, मेरे सभी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी जब जब अपने विचार प्रकट करते थे अलग अलग भाषणों में, उन सबको एक साथ जोड़ करके और एक उनके विचारों का एक ये श्रृंखला, एक पूरी लेसन बना दिया गया है। कौन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जब उन्होंने भाषण दिया है इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में, उन भाषणों का ही ये क्या है, निचोड़ है। कौन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि आपको आईएससी सेकेंड ईयर के पहले लेसन में पढ़ना है। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, गांधी जी टॉक करते हैं, टॉक करना मतलब बात करना, और बात तो बहुत सारा होता है तो इसलिए शब्द में एस लगा दिया है। अबाउट द सोशल फाउंडेशन ऑफ इंडिया,
यहाँ पर सॉरी, मैं थोड़ा सा अपने वर्ड को सुधार करता हूँ। साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, साउंड मतलब क्या होता है? आवाज होता है। अब फाउंडेशन मतलब आधार होता है। यानी गांधी जी किसकी बात करते थे? भारत के आधार की बात करते थे। आधार कह सकते हैं भारत में जो मुख्य चीजें हैं, जैसे गरीबी या शिक्षा, उसको सुधारने की बात करते थे। अपनी सभ्यता और संस्कृति को जीवंत रखने का बात करते थे। सत्य की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे। कौन करते थे? गांधी जी। साउंड फाउंडेशन थे। उनकी आवाज जो थी वो आधारों पर निर्भर करती थी। सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पढ़िए। Which had successfully withstood the passage of time। और जो ये क्या हुआ, ये सक्सेसफुली हुआ, ठीक है ना। withstood का मतलब होता है खरा उतरना। अब पैसेज का मतलब होता है अंश, यानी कि जो क्या हुआ, भारत के लोगों पे के विचारों पे भारत अपने जो उनके विचार थे वो खरा उतरा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has the tendency, जो पाश्चात्य सभ्यता है। पाश्चात्य सभ्यता किसको कहते हैं? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। आईएससी सेकेंड ईयर, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevate the moral thing। ये जो लाइन है ना, आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो लाइन है आप लोग नोट कर लीजिए, और हम कह रहे हैं इस लाइन को आप लोग एकदम नोट कर लीजिएगा। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हर साल होने वाले हैं इंपॉर्टेंट, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये लाइन को मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्या कह रहा है? द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पाश्चात्य सभ्यता है, विच हैज द टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब आदत, टेंडेंसी मीन्स आदत, टू प्रिविलेज। क्या है? टू प्रिविलेज। प्रिविलेज यानी कि प्रिविलेज देना, यानी कि विशेषाधिकार देना। क्या करता है? विशेषाधिकार देता है। किसको? मेटेरियलिटी को, यानी कि भौतिकता को। भौतिकता को क्या देता है? विशेषाधिकार देता है। कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल विंग। भारत की सभ्यता और संस्कृति से वो मैच नहीं करता है, क्योंकि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वह मानवीय मूल्यों पे आधारित है। मानवीय मूल्यों पे आधारित है भारत की सभ्यता और संस्कृति। और जबकि जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति है वह क्या है? वह क्या करती है? प्रिविलेज ऑफ मेटेरियलिटी। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि भारत के लोगों की सोच क्या है, हम लोग ना सामानों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मतलब वस्तुओं की लोलुपता हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर क्या चीज की है? विचारों की लोलुपता है। जबकि इंडियन से आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पढ़ने को मिलेगा, जो वेस्टर्न लोग हैं उनका जो रहन सहन का तरीका है, चाहे उनका जो टेंडेंसी है, वह क्या करता है? मेटेरियलिटी पे निर्भर है, यानी सामान पे। आप इसीलिए आप देख पा रहे होंगे जितने भी दुनिया के आविष्कार हैं, ज्यादातर आविष्कार पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड लोगों के द्वारा ही इसे ओरिजिनेट या डेवलप्ड किया गया है। जबकि भारत की सभ्यता संस्कृति क्या कहती है? भारत की सभ्यता संस्कृति मॉरल विंग पे काम करती है। स्टूडेंट्स, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेकेंड ईयर किसके विंग पे काम करती है? मोरल विंग। यानी कि आपका जो है मानवीय मूल्य को कैसे ऊपर उठाया जाए। मानवीय मूल्य में आपको दूसरे का सहायता करना, सत्य बोलना, अहिंसा के साथ रहना, ऐसी कोई भी कार्य न करना जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे। और इसमें ज्यादातर गांधी जी ने इन्हीं सब चीजों का एकदम समझ जाइए मसाला, मिर्च मसाला कर दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, ये यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, यानी गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन हुआ एक। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर इन बिहार, यानी कि गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए क्या किया। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप
सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें ह्यूमन वैल्यू के बारे में क्या बताया। तो अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं और इन सभी चीजों को हम हटा देते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे इधर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि स्टार्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या था, गांधी जी के बारे में सिर्फ था, और नेक्स्ट पॉइंट में अब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो चैप्टर में आप देखिएगा, चैप्टर नंबर यानी कि पैराग्राफ नंबर 1, I believe that the civilization India, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि क्या लिखा हुआ है। I believe यानी गांधी जी कहते हैं कि मेरा विश्वास है, that the क्या विश्वास है, civilization India has evolved, भारत की जो सभ्यता विकसित हुई है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, यह विश्व में किसी के द्वारा पीटा नहीं जा सकता, यानी इसे इसका पीछा नहीं किया जा सकता। बीटन का अर्थ होगा यहाँ पर पीछा करना, ठीक है ना, इससे आगे निकल जाना। अगला लाइन कहता है, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, Nothing can equal the seeds sown by our ancestors। यानी कि हमारे मुकाबले हमारे जो अंदर, यानी कि हमारे जो पूर्वजों ने जो बीज बोया है, हमारे जो पूर्वजों ने जो बीज बोया है उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। कैन इक्वल, नथिंग कैन इक्वल, नहीं की जा सकती बराबरी। क्या, जो हमारे एंसेस्टर लोगों ने हमारे अंदर बीज बोया है, क्या चीज का बीज बोया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो हमारे अंदर बीज बोया है कि हम भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में समझे, तो उसकी बराबरी विश्व के कोई भी देश नहीं कर सकता। अब यहाँ पर एग्जाम्पल सुन लीजिए, कैसे गांधी जी ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। रोम वेंट यानी रोम गया, ग्रीस शेयर द यानी ग्रीस ने क्या किया है, ग्रीस ने शेयर किया है, तो ग्रीस ने क्या, सेम फेथ, यानी ग्रीस का जो हश्र हुआ है वह सेम हुआ है, यानी कि रोम के जैसा ही ग्रीस का भी हश्र हुआ है। द माइट ऑफ द फेरोड्स वाज ब्रोकन। अब यहाँ पर देख लीजिए, फेरोड्स क्या हुआ, ब्रोक हुआ, यानी कि टूटा, ठीक है ना। रोम वेन ग्रीस शेयर द सेम फेथ, यानी कि ग्रीस का भी अंत वही हुआ। द माइट ऑफ फेरोड्स वाज ब्रोकन, और माइट ऑफ फेरोड्स जो हुआ वो टूटा। जापान हैज बिकम वेस्टर्नलाइज, जापान ने क्या किया, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाया। ये जो है ये एशिया स्पेसिफिक देश है, कंट्री है, जिन भी देशों का नाम लिया जा रहा है। तो जापान क्या है, जापान बिकम वेस्टर्नलाइज, यानी कि जापान जो है पूरी तरीके से वेस्टर्नलाइज हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चीन के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, भारत जैसे का तैसे बना हुआ है, समहाउ जैसा कि, और अदर्स साउंड एट द फाउंडेशन, जो भारत को जो न्यू है, जो हमारी जो ग्राउंड लेवल की जो आवाज है, द पीपुल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग हैं, लर्न देयर लेसन, यानी कि पीपुल जो यूरोप के जो लोग हैं उन्होंने एक पाठ सीखा, एक सबक सीखा, ठीक है ना, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। कैसे, ग्रीस और रोम के लोगों से उन्होंने क्या सीखा, एक सबक सीखा। किसने, यूरोप के लोगों ने। और विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, लेकिन फिर भी उन्होंने सबक सीखा, यानी कि उन्होंने सभ्यता और संस्कृति के बारे में थोड़ी बहुत अपने जो एक्टिविटी है वो बढ़ाई, लेकिन फिर भी पुराना जो इतिहास था, जो गोल्डन एरा था उनका,
वह वो लोग नहीं पा सके इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और जो उन्होंने सीखने का प्रयास किया, द यूरोप इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, लेकिन यूरोप ने मिस्टेक किया, जो अवॉइड किया मिस्टेक यानी गलती को जो उन्होंने नहीं दोहराया, किसकी गलती को? ग्रीस और रोम की गलती को। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, सही में ये उसकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी, ठीक है ना। पिटिएबल कंडीशन यानी कि अत्यंत पीड़ादायक स्थिति। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 2। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इस सब के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अभी भी अपने स्तर पे, अपने स्थिति में बिना बदलाव के बना हुआ है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही भारत की पहचान है, भारत की सभ्यता है, भारत की संस्कृति है। आईएससी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट समझेंगे इस बात। इट इज द चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ यह चार्ज है। क्या चार्ज है? यानी कि आरोप है। किसके द्वारा? जो पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, चाहे वेस्टर्न कंट्री है, उन्होंने भारत पे एक आरोप लगाया। क्या लगाया? दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज, यानी कि भारत के लोग जो हैं वो असभ्य हैं, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, और वह क्या है? इग्नोरेंट है, और यानी कि इग्नोरेंट यानी अनपढ़ है, और स्टोलाइड है यानी कि जिद्दी हैं। क्यों जिद्दी हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भारत के लोग सभ्यता और संस्कृति के पीछे ही पड़े हैं, वह कोई विकसित नहीं कर सकते, वह वस्तुओं को बना नहीं सकते हैं। कहने का अर्थ उनका ये है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। अगला लाइन कहता है दैट इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंज, यह संभव नहीं है कि उन्हें कोई भी बदलाव को ग्रहण करने की मतलब की के बारे में बताया जा सके। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, गांधी जी कहते हैं ये तो जो चार्ज लगा है, जो आरोप लगा है, ये तो हमारे अच्छाई पे चार्ज लगा है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द अनविल ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी चीजें हमने टेस्ट किया है सच्चाई पे और सत्य की कसौटी पर, ठीक है ना, जो एक्सपीरियंस हमने किया है, वी डेयर नॉट चेंज, वी डेयर नॉट चेंज, हमें इसे बदलने की कोई साहस नहीं है। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइज अपॉन इंडिया, मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइज अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोग ऐसा सलाह देते हैं भारत को। एंड सी रिमेन स्टडी, और रिमेन्स स्टडी है यानी कि यह अभी भी बना हुआ है। दिस इज हर ब्यूटी, यही भारत की मतलब सुंदरता है कि हम लोगों ने भारत की सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखा। हमारे ऊपर आरोप लगा लेकिन हमने उसे नजरअंदाज किया। हमने क्या नहीं किया? हमने मेटेरियलाइजेशन के चक्कर में हम नहीं पड़े, हम लोग मोरल विंग पे काम किए। इट इज द सीट एंकर फॉर आवर होप, और यही हमारे आशाओं का एक तरह से कह सकते हैं कि सही सीट एंकर है, ठीक है ना, जो हमारी आशाओं को पूरा करेगा, हम जो आशा लिए। पैराग्राफ नंबर 3, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये स्टूडेंट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट जितने भी हैं इसको ध्यान देंगे। सिविलाइजेशन इज दैट मूड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये जो आप क्या कह रहा है कि सिविलाइजेशन जो है ये मूड ऑफ कंडक्ट है, और ये क्या करता है? ये ड्यूटी, कर्तव्य पथ एक तरह से है। ये पैराग्राफ नंबर 3 का पहला लाइन आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स।
यानी कि ये क्या कर रहा है कि जो हमारी जो सभ्यता है, जो आचरण का वो जो ढंग है, वो मनुष्य को कर्तव्य के पथ पर अग्रसित करता है। और यही बात यहाँ पर लाइन नंबर 2 में आप देखिएगा तो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा, टू ऑब्जर्व मोरालिटी। दोस्तों आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी ने मोरल विंग पे ज्यादातर इस लेसन में जोर दिया है, यानी कि हमारी इंडियन कल्चर और जो वेस्टर्न कल्चर है, इन दोनों के बीच में मोरालिटी और आपको प्रोडक्टिविटी, इन्हीं दोनों चीजों पे बात की गई है। तो मोरालिटी इज टू अटेन माइस्ट्री ओवर द माइंड्स ऑफ आवर पैशन, ये यहाँ पर कह रहा है। इसका ये लाइन का मतलब है कि जैसे नैतिकता का हमको तो आचरण करना होगा, अपने मन के क्रोध पे, आवेग पे, वेग पे जो है हमें अपना एकाधिकार प्राप्त करना पड़ेगा। इस तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि हमें स्वामित्व प्राप्त करना पड़ेगा, यानी अपने मन पे हमको काबू रखना होगा। ठीक है, सो डूइंग, जैसा कि वी नो, हम लोग जानते हैं, आवरसेल्फ, खुद को जानते हैं, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अब यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा करके, जैसे मतलब गुजराती में सभ्यता को, गुजराती में द गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता को, ये किस चीज के बराबर है? गुड कंडक्ट के बराबर है। यानी गुजराती में सभ्यता जो है वो किस चीज के बराबर है? वो सदाचार के बराबर है, और ये मतलब अच्छे आचरण के बराबर है। कौन बराबर है? सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन को अच्छे आचरण का प्रतीक माना गया है। कहां पे? गुजराती में। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? बराबर। तो ये लाइन नंबर आप लोगों ने देखा, ये आपको पैराग्राफ नंबर 3। अब पैराग्राफ नंबर 4 पे हम चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 क्या कहता है, यहां पर हम देख पा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 4 में हम देख पा रहे हैं, इन दिस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है ये करेक्ट है। इन दिस डेफिनेशन में क्या कहता है कि यह जो परिभाषा है वो सही है। देन इंडिया, तब तो एज सो मेनी राइटर हैव शोन, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, स्पष्ट किया है, यानी बताया है। सोन, सो का ही एक वर्ब है। हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी, किसी से हमें सीखने की जरूरत, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह जैसा भी है, यह जैसा भी है वह ऐसा ही होना चाहिए। यानी कि इस डेफिनेशन में हम एक बार इस लाइन को फिर से रिपीट करेंगे। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, देन इंडिया as so many writer has shown, then India as so many writer have shown has nothing to learn from anybody else, कुछ भी सीखने की किसी भी व्यक्ति से जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह वैसा ही होना चाहिए जैसा है। ये लाइन नंबर 4 है। लाइन नंबर 5 में हम चलते हैं। लाइन नंबर 5 में मतलब पैराग्राफ नंबर 5, तो वी नोटिस, हमने गौर किया है। वी नोटिस, हमने गौर किया है। क्या किया है? दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो मन है वह एक बेचैन पंछी के जैसा है। बेचैन पंछी के जैसा है, यानी बिना आराम करने वाली चिड़िया के जैसा है, बिना आराम करने वाली पंछी के जैसा है। द मोर इट गेट, जितना यह पाता है, द मोर इट वांट, उतने और पाने की इच्छा रखता है। ठीक है ना? एंड स्टिल, फिर भी, रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट बना रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना हम अपने इच्छाओं के प्रति लोलुप्त होते हैं, लिप्त होते हैं, ठीक है ना, द मोर अनब्राइडल दे, इतना ही हमारा जो मन है वो बेलगाम होते जाता है, बेलगाम बनते जाता है। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने कहा, देयरफॉर, जबकि ए सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, हमारा जो मतलब ये है, हमारा जो इच्छा शक्ति है उसका एक सीमा तय की गई है। हमारे पूर्वजों ने कहा
कि हमारी जो एक सीमा तय की है हमारे पूर्वजों ने, किस चीज की, किसी भी चीज के चाहने की, दे सा दैट, उन्होंने देखा, हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, हैप्पीनेस जो है यानी खुशी जो है ये ज्यादातर आपके मानसिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है, मानसिकता से ये जुड़ा हुआ है। क्या? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी। दोस्तों हम यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहेंगे, देखिए जैसे कई सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे कि बहुत पैसा है, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत आपको जो मॉडर्न जमाने की चीजें हैं, सुख सुविधाओं की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो सब उसके पास है, लेकिन उसको चैन नहीं है, शांति नहीं है। तो हमारे जो ये इस लेसन में आपको लिखा है, बताया गया है, ये यहाँ पर आपके शांति की ही बात की गई है, मोरल शांति की बात की गई है। और कई सारे ऐसे लोग को मिलेंगे, आप लोग देखे होंगे घुमंतू भोटिया टाइप के लोग होते हैं, चाहे घुमंतू लोग होते हैं, वे लोग ज्यादातर ट्राइबल जो लोग होते हैं, एक जगह अपना बसेरा बनाया, फिर दूसरे जगह जाए, फिर तीसरे जगह गए, ऐसा करते वो जाते हैं और उन लोग खुशी से अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो ये चीज देखने वाली है कि खुशी जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सत्ता हो, धन दौलत हो तो आपको खुश ही रहेंगे। ऐसा देखा जाता है प्रायः कि आपके पास सब चीज होते हुए भी आप खुश नहीं होते हैं। ये इसलिए आपको पैराग्राफ नंबर 5 में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इस आपको पैराग्राफ में बताया गया है। सभी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बार फिर से आपको एक एडवाइस देता हूं कि आप लोग इसे एक एक लाइन टू लाइन एकदम देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर आप एक बार इस सभी लाइनों को समझ गए ना तो आपको एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, और आपका जो विषय पे पकड़ जो है ना वो मजबूत हो जाएगी। तो लिख लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, हर मीनिंग को अलग अलग छांट करके लिख लीजिए, और फिर भी अगर दिक्कत होता है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, उसको फिर से बताएंगे। जिस भी पैराग्राफ में आपको लगेगा कि हमको ये पैराग्राफ सेटिस्फाइड नहीं है, आप हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको फिर से उस पैराग्राफ का वीडियो बना करके हम डालेंगे। लेकिन छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें देख लेते हैं। अब है पैराग्राफ नंबर 6। पैराग्राफ नंबर 6 में हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे हम यहाँ से इसको अल्ट कंट्रोल और इसको हम हटा देते हैं, और पैराग्राफ नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 क्या कहता है? ए मैन इज नॉट नेसेसरली ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। एक आदमी कोई जरूरी नहीं है कि वो खुश है क्योंकि वह धनी है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई गरीब है तो वह दुखी है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। प्रायः यह देखा गया है कि कई सारे धनी लोग जो होते हैं वह नाखुश होते हैं, अपने लाइफ में खुश नहीं होते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी। और प्रायः यह भी देखा गया है कि कई सारे गरीब लोग होते हैं वह अपने आप में, अपने फैमिली में खुश होते हैं, गरीब होते हुए भी। यानी कि यहाँ पर जो गरीबी का जो बात है वह आपको मानसिकता से जुड़ा हुआ है, वस्तुओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पैसों से जुड़ा हुआ है। मिलियन विल ऑलवेज रिमेन पुअर। लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं, लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ऐसा देखा गया है। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने, आवर एंसेस्टर डिसऑर्डेड अस, दूर रखा और विरत रखा, क्या चीज से? लग्जरी लाइफ से, ठीक है ना, और प्लेजर्स से, ठीक है ना। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेंट थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। हम लोगों ने मैनेज किया है, हम लोगों ने मैनेज किया है, हम लोगों ने एक ही हल को हजारों वर्षों से जो चलन में था उसे चलाया है, हमने उसे हजारों वर्षों से चलाया है।
वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हम लोगों ने बहुत उसी तरह की झोपड़ियां बनाई रखी जो हमारे पुराने जमाने में पुराने हमारे पूर्वजों ने रखा। वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडल्जेंस इंडिजिनियस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर, और हमारी स्वदेशी शिक्षा प्रणाली जो पहले जैसी ही रही, इसलिए यहाँ पर देखा गया है वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ करेक्ट कोरोडिंग कंपटीशन। यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर कहा गया है कि हमारी जो शिक्षा है वो पहले जैसी ही रही, हमारे जो जीवन का क्षय करने वाली प्रतियोगितात्मक प्रणाली नहीं थी, हमारे जो है प्रतियोगितात्मक प्रणाली नहीं थी हमारे शिक्षा में। Each follow his own occupation and trade and charge a regular wage, हर व्यक्ति क्या करता था, अपना नियम से काम धंधा करता था और चार्ज ए रेगुलर वेज, और वह एक जो आपको क्या कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर नियत वेतन जैसे मजदूरी जो था वह प्राप्त करता था। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो, ऐसा नहीं था, यह बात नहीं थी कि हमें यह मालूम नहीं था, क्या नहीं मालूम था, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि मशीनों का आविष्कार कैसे किया जाएगा। बट आवर फोर फादर्स, लेकिन हमारे पूर्वजों ने न्यू डैट, जाना ये, इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम अपने मन को इन सब चीजों में लगाएं, हमारे पूर्वज जो थे वो यह जानते थे कि अगर हमने अपना मन इन सब चीजों में लगा दिया, वी शुड बिकम स्लेव्स, हम लोग क्या बन जाएंगे, हम लोग गुलाम बन जाएंगे। क्या और क्या होगा, एंड लूज, और खो देंगे, क्या खो देंगे, आवर मोरल फाइबर, हम अपनी नैतिक प्रवृत्ति को खो देंगे, नैतिकता को खो देंगे। देयरफॉर, इसलिए वे लोग आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड एंड फीट, और यही चीज यानी कि हम लोग अपनी नैतिकता को खोद बैठेंगे, इसी चीजों पर निश्चय करके विचार करके उन लोगों ने कार्य किया, और वह जानते थे कि हम वही करेंगे जो हम अपने हाथ पांव से कर सकते हैं, यानी कि शारीरिक जो एक्सरसाइज है, शारीरिक जो वर्क है, उस पे फोकस किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद आगे क्या है, बच्चों देखिएगा, दे सो दैट आवर रियल हैप्पीनेस, और उन लोगों ने अपनी जो है अपनी वास्तविक खुशी को स्वास्थ्य में निहित किया, क्या किया, दे सो, उन्होंने दिखाया, दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अपने हाथ पांव में जो उचित उपयोग है, हाथ पांव का जो अपना उचित उपयोग है, उसका हम वास्तविक खुशी को स्वास्थ्य में निहित कर दें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे ना कि इस समय बहुत सारे लोग क्या चीज से ग्रसित हैं, वो लोग ग्रसित हैं ब्लड प्रेशर से, वो लोग ग्रसित हैं शुगर से, और अगर ये हम शारीरिक वर्क करें ना तो हम इन सब चीजों से बच जाएंगे और इन लोगों को ज्यादातर ऐसी बीमारियों को दूर रख पाएंगे। कारण क्या है, आप लोग आज अपने आस पड़ोस में घर में देखिएगा, फ्रिज, कूलर, टीवी, इन्वर्टर का यूज हम लोग करते तो हैं, लेकिन उससे हमारे मन को क्षणिक समय के लिए तो खुशी मिल जाती है, बट क्या होता है कि बाद में वही चीजें हमारे लिए घातक बन जाती है। आप लोगों ने देखा ऐसा और समझा, देखिए फ्रिज है, उसका पानी पीते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, पीना चाहिए, लेकिन उससे हमारे को क्या नुकसान हो रहा है, इस चीजों पे फोकस करना चाहिए। पहले के लोग क्या करते थे, कुएं से पानी निकालते थे, कुएं से पानी निकालने के दौरान उनकी जो एक्सरसाइज होती थी वह कमाल की होती थी, और जिससे क्या होता था, उनका जो शारीरिक अवस्था था, जो शरीर था, वो फिटनेस उनका जो बरकरार रहता था। और अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, हाथ पांव न चलाना पड़े,
वैसी ही चीजों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे सबमर्सिबल, ये सब चीजें जो हैं हमारे हाथ पांव को चलने नहीं देते हैं। हम लोग बटन प्रेस करके, मशीनों का यूज करके अपने लाइफ को इन सब चीजों में लगा देते हैं और बिना हाथ पांव चलाने वाले काम कर रहे हैं, जिसके वजह से हम क्या हो रहा है, मानसिक गुलामी है। आज आप लोग शहरों में देखिए, अगर लाइट कट जाए ना, बहुत लोगों को पानी नसीब ना हो, बहुत लोगों को पानी नसीब नहीं होगा, बहुत लोगों की मतलब क्या अवस्था हो जाएगी, इसकी मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज हम लोग मशीनों पे निर्भर हैं, ट्रेन है, बसें हैं, ये सभी चीजें मशीनों पे निर्भर है। तो इन सब चीजों को पे फोकस किया गया है पैराग्राफ नंबर 6 में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, रिटेन बाय महात्मा गांधी।